विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्पण में। ज्ञान दर्पण में इस समय हम लोग हिंदी व्याकरण को सीख रहे हैं और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग वर्ण विचार पे चर्चा चल रही है। वर्ण विचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तो हम लोग सीख चुके हैं, अब व्यंजन की बारी है। चलिए व्यंजन के बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजन कहेंगे किसे या व्यंजन की क्या परिभाषा होगी। तो चलिए देखते हैं व्यंजन की परिभाषा। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। ऐसे सभी अक्षर, ऐसे सभी वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता हो उसे कहेंगे व्यंजन। अर्थात व्यंजन का उच्चारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसमें कोई न कोई स्वर आके मिल जाए। जैसे ही स्वर मिलेगा उसका उच्चारण संभव है और जब तक स्वर नहीं मिलेगा तब तक उच्चारण संभव नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क इस तरह लिखा रहेगा तो इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई स्वर इसकी मदद न कर दे। चलिए देखते हैं इसमें आ की मदद करा करके, जब आ ने इसकी आ के मदद किया तो यह बन गया इस रूप में। अब इसका उच्चारण कर पाना संभव है, इसका उच्चारण कर पाना असंभव है। दूसरा कोई वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए ट लेते हैं। ट में जब हम आ को मिलाएंगे तो यह इस रूप में हो जाएगा। अब इसका उच्चारण कर पाना संभव है। जब तक कोई ना कोई स्वर आके मदद नहीं करेगा तब तक उसका उच्चारण कर पाना संभव नहीं है। ऐसे सभी अक्षर जो बगैर स्वर के नहीं उच्चारित किए जा सकते उसे हम लोग बोलेंगे व्यंजन। अब देखते हैं कि व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, इसे वर्गीय व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जितने वर्ण हैं सब वर्ग में विभाजित हैं, सब वर्ग में बटे हुए हैं। और स्पर्शी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा या हमारे ओठ एक बार आपस में छूते हैं, एक बार आपस में स्पर्श करते हैं। तो देखते हैं वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। इसमें क वर्ग आता है। क वर्ग का मतलब क की लाइन में, क की पंक्ति में जितने अक्षर होंगे उसे हम लोग बोलेंगे क वर्ग। तो इसमें कौन सा वर्ड होगा? क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा, ङ होगा। इसी तरह से च वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? च आएगा, छ आएगा, ज, झ, य। ट वर्ग में आप लोग समझ रहे हैं। इसी तरह ट वर्ग में आएगा, त वर्ग में आएंगे और प वर्ग में आएंगे। इस प्रकार क से लेके म तक, क से लेके म तक जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, इसे हम लोग बोलेंगे वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, य, र, ल और व। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जिन्हें बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसके अंतर्गत बड़ा सा, मूर्धन्य स, छोटा स और है आता है। इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो वायु हमारे मुख से निकलती है वह स्वर नलियों में घर्षण करते हुए आती है। घर्षण करने की वजह से इसे संघर्षी, और घर्षण के कारण थोड़ी सी ऊष्मा बाहर आती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। इस तरह हमारे व्यंजन के मुख्य रूप से 3 प्रकार हुए, वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर। जब 2 व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जब 2 व्यंजन, एक की बजाय 2 व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है तो उसे हम लोग संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे छ है, छ में 2 व्यंजन है। कौन कौन सा? आधा क और खटकोड़ वाला स। त्र में कौन सा है? आधा त है और र है। ज्ञ में आधा ज है और य है। स्र में आधा स है और र है।
इस तरह से इनका जो निर्माण हुआ है दो दो अक्षरों से हुआ है और दोनों अक्षर मिलकर किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए इसे बोलेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में एक चीज़ विशेष आपको ध्यान देनी है कि जब भी प्रश्न आता है कि छ का निर्माण किन किन अक्षरों से हुआ है, तो इसमें जो पहला अक्षर का है ये आधा रहेगा और दूसरा वाला पूरा रहेगा। त्र में पहला वाला अक्षर आधा रहेगा और दूसरा वाला पूरा रहेगा। ज्ञ में भी हम लोग देख रहे हैं कि पहला अक्षर आधा और दूसरा वाला पूरा। इसी तरह स्र में भी पहला अक्षर आधा और दूसरा अक्षर पूरा। मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें जब भी पूछा जाए तो हमें देखना यही है कि पहला अक्षर आधा होना चाहिए और दूसरा अक्षर पूरा होना चाहिए। तो आप लोग संयुक्ताक्षर भी समझ गए। इससे हम लोग व्यंजन नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें एक अक्षर न होकर के दो दो अक्षर दो दो वर्ड मिले हुए हैं, इसलिए इसको व्यंजन से बाहर रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उपक्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन, जिसमें ढ़ और ड़ आता है। इसको हम लोग द्विगुणी या उपक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो दो भाषाएं समाहित हैं, दो दो भाषाओं के समाहित से इनका निर्माण हुआ है। इसमें हिंदी और फारसी दो भाषाएं मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको द्विगुणी बोलते हैं। तो आप लोग संयुक्ताक्षर और द्विगुणी या उपक्षिप्त व्यंजन को भी समझ गए होंगे। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से वर्गीय स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, क्योंकि क वर्ग में भी 5 अक्षर है, च वर्ग में 5 अक्षर, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में भी 5 अक्षर है। जब सभी वर्ग में 5 अक्षर है तो इस तरह वर्गीय व्यंजन हो गए 25। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, इनकी संख्या हो गई 4। उसमें संघर्षी व्यंजन बड़ा वाला स, खटकोड़ वाला स, छोटा स और ह, इनकी भी संख्या 4। संयुक्ताक्षर होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। उपक्षिप्त वर्ण 2 होते हैं, ढ़ और ळ। और स्वर तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इनकी संख्या होती है 11। और 2 होते हैं अयोगवा, अंग और अह 2 अक्षर होते हैं अयोगवा। इस तरह से इनको अगर आपस में जोड़ा जाए तो सब मिलाकर कितने अक्षर होंगे? 52 अक्षर। इस तरह से अगर प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे, तो हम लोग कितना बताएंगे? 52 अक्षर। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता समझ में आ रही हो तो ले लीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? मतलब कि जो उच्चारित करते हैं हम वर्ड अक्षर, वो कई जगह से आते हैं, जैसे कंठ से आते हैं, तालव्य से आते हैं, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से। इस प्रकार कई जगह से हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। तो व्यंजन में हम लोग देखते हैं कि कंठ से कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका उच्चारण किया जाता है। तो कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है। और क वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं कि क की पंक्ति में जितने अक्षर आएंगे सभी, क, ख, ग, घ, ङ, ये सभी हो जाएंगे कंठ। और यहाँ से अगर हम लोग उसमें व्यंजन की बात करें तो वहाँ से ह आ जाएगा। अगर स्वर को भी इसमें शामिल किया जाए तो अ, आ, और अगर विसर्ग को शामिल किया जाए तो अह भी आ जाएगा। इस प्रकार कंठ से सब मिला करके 9 वर्ड ऐसे हैं जो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। क वर्ग पूरा, ह, अ, आ और अह। और तालव्य से कौन कौन से वर्ड आएंगे? च वर्ग पूरा आएगा। च वर्ग का मतलब च पंक्ति में जितने भी वर्ड होंगे, जितने अक्षर होंगे सब आएंगे। और यहाँ अंतस्थ से य आएगा, उष्म से स आएगा। अगर इसमें हम लोग स्वर को शामिल किए तो छोटी और बड़ी भी यहाँ पर आएगी। और मूर्धन्य को देखें तो मूर्धन्य में ट वर्ग आएगा, र आएगा और मूर्धन्य वाला स आएगा। और अगर हम लोग स्वर को शामिल करें तो ऋ से ऋषि भी मूर्धन्य वाले वर्ग में आएगा। अगर दंत को देखें तो इसमें त वर्ग आएगा, ल आएगा और स आएगा। इसमें कोई भी स्वर नहीं शामिल है। ओष्ठ देखें तो इसमें प वर्ग आएगा। प वर्ग मतलब प की पंक्ति में जितने अक्षर हैं सभी, प, फ, ब, भ, म सभी। और स्वर को देखें तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसे हम लोग स्वर में सीख के भी आए हैं।
और दंतोष्ठ की बात किया जाए तो वहाँ से केवल एक अक्षर है, एक वर्ण है वह, जिसका उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ। मतलब ये दो जगह से उच्चारित किया जाता है, दांत से और ओठ दोनों सम्मिलित होते हैं इसके उच्चारण में। और अगर ए और ऐ की बात की जाए तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठतालव्य। ओ और औ की बात किया जाए तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ। और पंचमाक्षर जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है उसे हम लोग पंचमाक्षर कहेंगे। और पंचमाक्षर में क वर्ग में ङ है, च वर्ग में य है, ट वर्ग में ड़ है, त वर्ग में न है और प वर्ग में म है। और अगर अयोगवा की बात किया जाए तो वहाँ पर अंग है। ये सभी पंचमाक्षर हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक होगा। इनके उच्चारण में जो हमारे मुख से हवा निकलनी चाहिए वो मुख से न निकल करके नाक से निकल जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं नासिक। तो हमारी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे गंभीरता से थोड़ा गहराई से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं घोष और अघोष के आधार पर। घोष और अघोष के आधार पर वर्णों का विभाजन, व्यंजन का विभाजन किस तरह से किया गया है देखते हैं हम लोग। पहले घोष और अघोष कैसे पहचानेंगे। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। हम लोग जानते हैं कि वर्गीय व्यंजन में 5 प्रकार के वर्ग मिले थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसमें से तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होगा वह सघोष होता है, तथा सभी अंतस्थ व्यंजन और ह भी सघोष होता है। तो फिर अघोष कौन से होंगे? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा अघोष होते हैं। इसे इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो पहला और दूसरा जो अक्षर होगा यह होगा अघोष, तीसरा, चौथा और जो पांचवा अक्षर होगा यह होगा सघोष। तो हमारे क वर्ग में क और ख पहला दूसरा अक्षर हैं, ग, घ, ङ तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर हैं, अतः ग, घ, ङ सघोष होंगे, क, ख जो होंगे वह अघोष होंगे। इसी तरह से हर वर्ग में च वर्ग में च और छ अघोष होगा, ज, झ, य सघोष होगा। ट वर्ग में देखा जाए तो ट, ठ जो है वह अघोष होगा, ड, ढ, ड़ जो है वह सघोष होगा। त वर्ग में देखा जाए त और थ अघोष होगा, द, ध, न जो होगा वह सघोष होगा। प और फ अघोष होंगे, ब, भ, म सघोष होंगे। और अघोष में बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा शामिल है, जबकि सघोष में सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह शामिल हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग पहले सीख किया है कि सभी स्वर जो होते हैं वह सघोष होते हैं। तो आप लोग घोष और अघोष का वर्गीकरण करना सीख गए होंगे। उम्मीद तो यही है कि आप लोग सीख गए होंगे कि जो सघोष होते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होगा, और किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वह अघोष होगा। सभी अंतस्थ व्यंजन और ह सघोष होते हैं, और बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा अघोष होता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर व्यंजन के भेद। अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहेंगे? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं, तथा अंतस्थ व्यंजन एवं सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण किसी भी वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं, एवं ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसी भी वर्ग का।
तो एक वर्ग हम लोग लिख लेते हैं क वर्ग, क, ख, ग, घ और ङ। इस आधार पे अगर हम लोग देखें तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये पहला अक्षर हो गया पहला, ये तीसरा और ये पांचवा। इस तरह से पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा हुआ, क, ग और अंग। ये पहला, तीसरा और पांचवा, हाँ अंग, ये तीनों जो होंगे वह अल्प प्राण होंगे। यह तीनों जो होंगे वह अल्प प्राण होंगे। ख दूसरा अक्षर होगा और घ चौथा अक्षर होगा और ये दोनों होंगे महाप्राण। इसी तरह से आप च वर्ग में बना लीजिए, ट वर्ग में बना लीजिए, त वर्ग में और प वर्ग में बना लीजिए और सभी वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवें अक्षर को आप रख लीजिए अल्प प्राण में। जब आप रखेंगे तो कुछ इस तरह से चार्ट बन जाएगा और इसमें सभी अंतस्थ व्यंजन हम लोग जानते हैं कि 4 वर्ड होते हैं, य, र, ल, व, तथा सभी स्वर भी हम लोग जानते हैं कि 11 होते हैं, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर भी हमारे जो होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर शामिल होगा और सभी ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह शामिल होगा। तो इस तरह से आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण का चार्ट का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और इसको अपनी नोटबुक कॉपी पर बना लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर कुछ विशेष है जिसमें से पंचमाक्षर जो है उसको ङ, य, ड़, न, म, इन पांचों को हम लोग बोलेंगे पंचमाक्षर। य और व को अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। य और व को अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। र को प्रकंपित तथा लुंठित वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि र के उच्चारण में हमारी जीवा 2-3 बार कंपन करती है, इसके बाद स्थिर होती है, इसलिए र को प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहा जाता है। ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। झ और भ को अमानक वर्ण कहा जाता है। ज और फ जिसमें नीचे बिंदी लगी रहती है वो दोनों अक्षर को आगत वर्ण कहलाते हैं क्योंकि यह विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। च, छ, ज और झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ढ और ड़ को उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इस तरह से वर्णमाला में जो हमारा व्यंजन का पार्ट था वो पूरी तरह से समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो उसके विशेष थे वो भी मैंने आप लोगों को नोट करा दिया, उसको भी आप लोग देख लिए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद।